नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। भर्ती घपले में 30 दरोगा सस्पेंड, 30 पर तलवार। दरोगा भर्ती घपले के सूत्रधार खुद दे बैठे सुराग। जोशीमठ में केदारनाथ की तर्ज पर कराया जाएगा पुनर्निर्माण। पटवारी भर्ती घपले के सारे आरोपियों पर लगाया जाएगा गैंगस्टर। फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी। आयोग की परीक्षाओं के लिए हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम। टीसीएस परीक्षा के 7 अफसर भी सवालों के घेरे में। नैनीताल की 3 महिला दरोगाओं पर हुई कार्रवाई। नैनीताल जिले में पर्यटन विकास को लेकर अफसरों का मंथन। हल्द्वानी पोस्ट ऑफिस में मिलेगी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी की सुविधा। नगर निगम के लिए गले की फांस बनी पॉलीथीन। उत्तराखंड में जल्द शुरू किए जाएंगे ट्रैकिंग रूट। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के खिलाफ युवाओं ने पकौड़े तले। उत्तराखंड का उच्च हिमालयी क्षेत्र 2 बड़ी दरारों के बीच। मार्जिन मनी और खराब सिविल ने रोक दी स्वरोजगार की राह। नैनीताल में अंग्रेजों के बनाए नालों से हटेगा अतिक्रमण। विस्थापन को 4 स्थान पर जीएसआई की मोहर। मौसम की मार से बचने को पहाड़ों पर पेड़ पौधे सतर्क। उत्तराखंड पुलिस में 2015 की भर्ती में संदिग्ध पाए गए 20 दरोगाओं को पुलिस मुख्यालय ने निलंबित करने के निर्देश दिए। विजिलेंस जांच के बाद उनकी सूची पुलिस मुख्यालय को दी गई है, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने जांच पूरी होने तक जिला प्रभारियों को इनको निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 30 और दरोगाओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पंतनगर विश्वविद्यालय ने वर्ष 2015 में दरोगा के 347 पदों पर भर्ती कराई थी। जून 2015 में इनका रिजल्ट निकाला और जुलाई 2016 में 339 लोगों ने पुलिस को ज्वाइन किया। पिछले साल यूकेएसएससी भर्ती घपले की जांच के दौरान एसटीएफ को इस भर्ती में भी धांधली का पता चला। शुरुआती जांच में पेपर लीक और नकल की बात पुष्ट होने पर एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय को जानकारी दी। इसके बाद निष्पक्ष जांच के लिए डीजीपी अशोक कुमार ने शासन को विजिलेंस जांच को लिखा, जहां से मंजूरी मिलने पर विजिलेंस ने जांच की। एसपी विजिलेंस प्रभात राणा ने बताया कि विजिलेंस ने 20 दरोगाओं की सूची सोमवार को मुख्यालय को सौंप दी है। इन पर मुख्यालय स्तर से कार्रवाई की जा रही है। यूकेएसएससी भर्ती घपले की जांच के दौरान दरोगा भर्ती में धांधली का खुलासा हुआ। पूछताछ में सामने आगे हाकम ने अपने गिरोह के साथ 2015 में हुई दरोगा भर्ती में घपले की साजिश रची थी। हाकम के 2 चयनित दरोगाओं के साथ सोशल मीडिया में वायरल हुई फोटो भी इस घपले की जांच को आगे बढ़ाने में अहम साबित हुई। जोशीमठ शहर के आपदाग्रस्त हिस्से का पुनर्निर्माण केदारनाथ धाम की तर्ज पर कराया जाएगा। जोशीमठ का दौरा कर लौटे आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जानकारी दी। सोमवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से सचिव आपदा प्रबंधन सिन्हा ने कहा कि जोशीमठ के एक हिस्से में एक ही सीट में भू धसाव हुआ। जेपी कॉलोनी वाली लाइन में ही जमीन में घसाव ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि अलग अलग संस्थान जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। जल्द ही सरकार को रिपोर्ट मिल जाएगी। यदि इस स्थान को पुनर्निर्माण के लिए उपयुक्त पाया जाता तो केदारनाथ की तर्ज पर हिस्से को खूबसूरत शहर के रूप में फिर से बचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भी देखा जाएगा कि जिन स्थानों से होटल और भवनों को हटाया गया, क्या वहां पर मानकों के अनुसार निर्माण हो सकते हैं। दरोगा भर्ती घपले के सूत्रधार जांच एजेंसियों को खुद ही घपले का सुराग दे बैठे। यूकेएसएससी परीक्षा घपले में गिरफ्तार इन छात्रों के जब सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए तो उनके पोस्टों से जांच एजेंसियों को 7 साल पहले हुई दरोगा भर्ती में घपले के सुराग हाथ लगे। जांच आगे बढ़ी तो परत दर परत खुलती चलेगी। यूकेएसएससी भर्ती घपले के प्रमुख सूत्रधार हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला गया। हाकम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में 2 युवकों के साथ अपनी एक फोटो जारी की थी। पोस्ट में उन्होंने दोनों युवाओं को दरोगा पद पर चुने जाने और देहरादून की पुलिस लाइन में दोनों के ज्वाइन करने का जिक्र किया था। हाकम की इस पोस्ट से दरोगा भर्ती में घपले को लेकर आशंका गहराई। एसटीएफ ने जब हाकम से पूछताछ की तो इस बात मामले का भी खुलासा हुआ। हाकम की स्वीकृति के बाद एसटीएफ ने दरोगा भर्ती में घपले की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद सरकार ने विजिलेंस को मामले की जांच सौंपी। विजिलेंस ने मामले में कार्रवाई परीक्षा आयोजक पंतनगर विश्वविद्यालय से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और हाकम सादिक मूसा चंदन मनराल सहित 12 लोगों में मुकदमा दर्ज कराया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षा को एसटीएफ ने क्लीन चिट दे दी है। अब इन दोनों की भर्ती परीक्षाओं को प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पिछले साल पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षाएं भी संदेह के घेरे में आ गई थी। इसके बाद आयोग ने एसटीएफ को पत्र लेकर इन दोनों भर्ती परीक्षाओं को लेकर क्लियरेंस मांगी थी। एसटीएफ से फॉरेस्ट गार्ड और भर्ती
पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर क्लीन चिट मिलने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राहत की सांस ली। आयोग ने 13 जनवरी को एसटीएफ से इन दोनों भर्ती परीक्षाओं को क्लियरेंस मांगी। अब जल्द ही पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकेगा। लोक सेवा आयोग ने 21 अक्टूबर 2022 को विज्ञापन जारी कर वन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 22 जनवरी को होनी है, जबकि पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर को 1531 पदों पर किया गया था। इस भर्ती परीक्षा में 1,19,843 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने यूपी जिला सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों की निगरानी करने के आरोप में एक बीटेक छात्र को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। उधर डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश में पुलिस हरिद्वार ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले आरोप में एसआईटी पूर्व में 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इसमें पेपर लीक मामले मुख्य अभियुक्त लोक सेवा आयोग में विभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, उनकी पत्नी ऋतु चतुर्वेदी, पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल, उसका भतीजा संजीव कुमार, राजकुमार, प्रमोद और मनीष शामिल थे। एसआईटी ने इनके कब्जे से 41 लाख रुपए बरामद किए थे। अब एसआईटी ने सोमवार को सोनू कुमार उर्फ खड़कू पुत्र इलमचंद निवासी पाडली खुशालपुर जनकपुरी जिला सहारनपुर यूपी को छुटमुलपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि सोनू पहले गिरफ्तार एक अन्य आरोपी संजीव कुमार को मौसेरा भाई है। बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में जहां अभ्यर्थियों को पेपर में आने वाले सवालों के जवाब रटाए जा रहे थे, सोनू उनकी सबकी निगरानी कर रहा था। इसके लिए संजीव कुमार ने उसे 10,000 रुपये दी थी। सिंह ने बताया कि अब तक 31 अभ्यर्थियों की लिस्ट मिल चुकी है। साथ ही रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को भी कब्जे में ले लिया जा चुका है। इस बीच डीजीपी के निर्देश में पेपर लीक मामले के आरोपियों के खिलाफ एसओ कनखल नरेश राठौर की तरफ से गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पेपर लीक प्रकरण में 7 लोगों के गिरफ्तारी पहले हुई थी, जबकि 8वें की गिरफ्तारी सोमवार को हो गई। सभी आरोपी जेल में। अब सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों की संपत्ति की भी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि कनखल पुलिस को संबंध में मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एसआईटी की टीम ने सोमवार को जाकर लोक सेवा आयोग के कई अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कुछ सबूत भी लिए ताकि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा मजबूत बन सके। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर अब हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जिलाधिकारी की ओर से नामित नोडल अधिकारी आयोग की परीक्षाओं को लेकर कंट्रोल रूम संचालित करेगा। लोक सेवा आयोग की परीक्षा के सफल संचालन का उत्तरदायित्व डीएम पर होता है। जिलाधिकारी परीक्षा के लिए नोडल अफसर नामित करते हैं। अब सरकार के आदेश पर आयोग की परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। इसकी निगरानी नोडल अधिकारी करेंगे। इसके साथ ही परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सामग्री कोषागार के डबल लॉक में सीसीटीवी की निगरानी में रखी जाएगी। कोषागार से सामग्री सेक्टर मजिस्ट्रेट की देखरेख में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेगी। परीक्षा केंद्रों पर पेपर संबंधित गोपनीय सामग्री उपलब्ध कराने की वीडियोग्राफी होगी ताकि परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता बनी रहे। उत्तराखंड में जीएसटी को लेकर अच्छी खबर है। इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार के नेट जीएसटी कलेक्शन में 36% की वृद्धि हुई। नॉन जीएसटी कलेक्शन 12% बढ़ा है। इसी प्रकार ओवरऑल कलेक्शन में 29% का उछाल आया। उत्तराखंड में 2021-22 में नेट जीएसटी का कलेक्शन अप्रैल से दिसंबर तक 4,099 करोड़ रुपये था, जो इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर तक 5,596 करोड़ पहुंच गया है। इसमें सीधे 1497 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। केवल दिसंबर के जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो 2021 में ये 403 करोड़ था, जो दिसंबर 2022 में 573 करोड़ हो गया। इसी प्रकार नॉन जीएसटी से वित्तीय वर्ष में सरकार ने 1739 करोड़ रुपए कमाए थे। इस वर्ष 1941 करोड़ पहुंच गई है। राज्य सरकारी स्कूल में शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए 21 विभिन्न सेक्टरों में स्पेशल जोन बनाए जाएंगे। ये वो जोन होंगे जहां सरकारी और सामाजिक स्तर पर व्याप्त कमियों की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर नहीं हो पा रही है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस और पीजीआई इंडेक्स में पिछड़ने के बाद सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपनी कमियों को चिन्हित करते हुए विशेष शिक्षा क्षेत्र एसईजेड बनाने का निर्णय लिया है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राज्यों को स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के इन जोन को तय किया जा रहा है। ये बनेंगे स्पेशल जोन कम साक्षरता वाले क्षेत्र, स्कूल से दूरी वाली बसावट, मातृभाषा से भिन्न भाषा में पढ़ाई करने वाले स्कूल।
दरोगा भर्ती घपले में पुलिस मुख्यालय से की गई कार्रवाई में जिले की 3 महिलाओं का नाम भी शामिल है, जिनमें से एक को महिला की जागरूकता के लिए विभाग में अहम जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि अन्य 2 को थानों में तैनाती दे रखी थी। सूची में कुमाऊं से कुल 12 दरोगाओं के नाम है। नैनीताल जिले में कुल 25 महिला दरोगा कार्यरत है, जिनमें से कई को अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। दरोगा भर्ती प्रकरण में जिले की 3 महिला दरोगाओं के नाम सामने आए हैं। अब पुलिस प्रशासन में खलबली मची हुई है। एक महिला दरोगा आरती पोखरियाल को आयुष इस पे सोशल मीडिया प्रभारी के अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही गौरा शक्ति ऐप का संयोजक नियुक्त किया गया था। प्रेमा क्रोंगा को थाना मुक्तेश्वर में अहम जिम्मेदारी दी गई। एसआई भावना भट्ट के तल्लीताल थाने में तैनाती थी। हिंदुस्तान ने पहले दावा किया था कि भर्ती घपले में शामिल सबसे अधिक दरोगा जिला उधम सिंह नगर में तैनात है। सोमवार को हुई कार्रवाई में खबर सही साबित हुई। इस मामले में जांच मिलते ही विजिलेंस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। बॉलीवुड आरोपी खुद को बचाने के लिए कोई गड़बड़ी ना कर सके, इसके लिए विजिलेंस से संबंधित दस्तावेज अपने कब्जे में लेने की तैयारी की, लेकिन शुरुआती पूछताछ में पता चला कि परीक्षा कराने वाले संस्थान जीबी पंत विश्वविद्यालय ने दरोगा भर्ती परीक्षा संबंधी सारे दस्तावेज नष्ट कर दिए और ओएमआर शीट भी जला दी। ऐसे में विजिलेंस ने देर न करते हुए भर्ती हुए दरोगाओं का डाटाबेस पुलिस मुख्यालय से अपने कब्जे में ले लिया और जांच को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक जांच में कई दरोगाओं के प्रपत्रों में गड़बड़ी पाई गई। पुलिस मुख्यालय के आदेश का इंतजार है। टीम अपना काम कर रही है। प्रकरण में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने, ग्रामीण स्तर में पलायन को रोकने तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को लेकर डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने सोमवार को जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक ली। इस बीच जिले के विभिन्न स्थानों पर पर्यटन विकास को लेकर अधिकारियों ने मंथन किया। सोमवार को बैठक में 13 जिले 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत मुक्तेश्वर के एक सरगाखेत में पुराने पुलिस थाना भवन और हैंडीक्राफ्ट कैफे का व्यावसायिक संचालन और भालूगाड़ में गांधी अनासक्ति आश्रम संग्रहालय को विकसित करने के लिए संबंधित संस्था के प्रबंधक पर्यटन विभाग के साथ विचार विमर्श किया गया। यहाँ 7 लाभार्थियों ने सरगाखेत में पुराने पुलिस थाना भवन में हैंडीक्राफ्ट कैफे का व्यावसायिक संचालन के लिए सील बंद लिफाफे समिति के अध्यक्ष निविदा के रूप में पेश किए, जिसमें सबसे ज्यादा 4,20,000 का टेंडर प्रस्तुत किया गया। डीएम ने परियोजना निर्देशक अजय सिंह, पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडे एवं संबंधित संस्था के सदस्यों को निर्देश दिए कि सरगाखेत व भालूगाड़ क्षेत्र को पर्यटन और कृषि क्षेत्र में विकसित करने के लिए क्षेत्र में किन किन मूलभूत सुविधाओं, स्थानीय उत्पादों से निर्मित हैंडीक्राफ्ट, लाइब्रेरी, ओपन थिएटर और पर्यटकों के लिए रुकने को आवास आदि की व्यवस्था के लिए क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार किया गया। बैठक में कोषाधिकारी स्वाति जोशी, जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार चनौतिया, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, राजेंद्र सिंह बिष्ट, दीवान सिंह आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी जमा निकासी पार्सल से आगे बढ़कर डाकघर आप कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे। डाक डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई सर्विस पहुंचाने के लिए डाक विभाग की शुरुआत करने जा रहा है। इसे क्षेत्र के किसान, मजदूरों, आम लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही जगह मिल सकेगा। शहर में जल्द ही लोगों के लिए प्रधान डाकघर से सिंगल विंडो पर पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवाने, अपडेट करने, जन्म मृत्यु दर, आय प्रमाण आदि मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा मिल सकेगी। डाकघर नैनीताल डाक मंडल के वरिष्ठ डाक अधीक्षक कंचन सिंह चौहान ने बताया कि अगले हफ्ते से डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर खुल जाएगा। सीएससी खुलने से डाकघर में ही मृत्यु, जन्म, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पेंशन योजना, पीएम श्रम योगी जन धन पेंशन योजना, फास्टैग, गैस कलेक्शन एवं रिफिल के लिए बुकिंग, रेल, होटल, हवाई, बस टिकट आदि की सुविधा मिलेगी। साथ ही मोबाइल व डिश टीवी रिचार्ज, पानी, गैस और बिजली बिल पेमेंट, लोन आवेदन, होम, वाहन और व्यापार बीमा, जीवन बीमा समेत अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्य भी किए जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक नगर निगम के गले की फांस बना हुआ है। तमाम सख्तियों और छापेमारी के बाद भी शहर में धड़ल्ले से पॉलीथीन का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में नगर आयुक्तों ने आदेश जारी कर अब व्यापारियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक स्टॉक जमा करने को कहा है, लेकिन निगम पिछले 7 माह में जब्त किए गए प्लास्टिक को निस्तारित करने की व्यवस्था नहीं कर पाया। पॉलीथीन और अन्य सामग्री का ढेर निगम में पड़ा हुआ है। ऐसे में निगम प्रशासन के ना उगले बन रहा है ना निकले। दरअसल पिछले वर्ष जुलाई में से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद निगम ने शहर में अभियान चलाकर अभी तक 50 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक जब्त किया। निगम अधिकारियों का दावा कि निकायों में हल्द्वानी कार्रवाई करने में आगे रहा है। साथ ही जब्त की गई सामग्री की रिपोर्ट शासन को भी भेजी गई, लेकिन अफसर अभी तक जब्त किए गए सामान के निस्तारण को कंपनी नहीं खोज पाए। निगम भवन के भूतल में एक छोटा कमरा प्रतिबंधित प्लास्टिक से भर चुका है, जिससे चैनल का गेट लगाकर बंद किया गया है, जबकि कर्मचारियों के बैठने को बनाए गए हॉल का 1/4 हिस्सा प्लास्टिक का ढेर लगा हुआ है। निस्तारण व्यवस्था न होने पर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लंबे समय से बंद ट्रैकिंग रूट को कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से जल्द खोलने की तैयारी की जा रही है। केएमबीएन ने ट्रैक का सर्वे कार्य पूरा करा लिया है। महाप्रबंधक विनय तोमर ने बताया कि धारचूला के दारमा चौदास ब्यास वैली में नए ट्रैकिंग रूट विकसित करने को पहले चरण का सर्वे कार्य पूरा कर लिया है। आपदा और इन क्षेत्रों की अनदेखी के चलते कई ट्रैकिंग रूट बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने और नए रूट विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई है। सर्वे के दौरान टीम ने पिथौरागढ़ धारचूला तक कई स्थानों पर होम स्टे, ट्रैकिंग रूट, सांस्कृतिक स्थल, धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण और जीर्णोद्धार के लिए चिन्हित भी किया। डीपीआर बनाकर शासन को भेजी है। उत्तराखंड मिक्स उत्तराखंड विश्वविद्यालय तकनीकी डिप्लोमा प्रमाण पत्र अमान्य करार दिए जाने से बेरोजगार युवाओं का धरना बुद्ध पार्क में 14वें दिन भी जारी रहा। समस्या का समाधान न होने से परेशान युवाओं ने सोमवार को पकौड़े तलकर विरोध जताया। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन और अध्ययन केंद्र संचालक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। पीड़ित युवाओं का कहना है कि 14 दिनों से उनका धरना जारी है। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता भी हुई, शांतिपूर्ण में ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा मोटा शुल्क लेकर पढ़ाई करवाई गई। अब डिप्लोमा प्रमाण पत्र पर सवाल खड़े हुए हैं तो विश्वविद्यालय ने चुप्पी साध ली। पीड़ित राकेश पांडे ने कहा अगर उन्हें दिए गए डिप्लोमा प्रमाण पत्र मान्य है तो विश्वविद्यालय मान्यता संबंधित प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे रहा। 23 जनवरी को बैठक का समाधान का आश्वासन दिया। अगर कोई हल न निकला तो कोर्ट की शरण में जाएंगे। इस मौके पर भरत नेगी, दीपक गुप्ता, इंदर सिंह, अंकुर जलाल, प्रियंका, निशा आदि मौजूद थी। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड का उच्च हिमालयी क्षेत्र दो बड़ी दरारों के बीच में स्थित है। इन दरारों के बीच बसे गांव भूगर्भीय हलचलों के चलते जोशीमठ की तरफ संवेदनशील है। मुनस्यारी में नाचनी से लेकर काला मुनि तक की पहाड़ी क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन में शामिल है, जबकि धारचूला से तवाघाट तक का क्षेत्र सबसे बड़ी मेन बाउंड्री ट्रस्ट में आता है। टनकपुर से सूखी ढांग और पनार से घाट और मीना बाजार क्षेत्र में बड़े फॉल्ट है। नैनीताल जिले में लोहारी व छड़ा गांव के साथ गर्म पानी व खैरना की पहाड़ी भी खतरे की जद में। कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव उपाध्याय ने जोशीमठ में हो रही भू धसाव की घटना के बाद हिंदुस्तान समाचार पत्र से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सबसे बड़ी दरार मेन सेंट्रल थ्रस्ट और साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट है। इन दोनों दरारों के बीच बसे होने के कारण हेलंग, जोशीमठ, पीपलकोट से लेकर विष्णुप्रयाग तक के क्षेत्र में बड़ी भूगर्भीय हलचल हो रही है। जोशीमठ की घटना इन्हीं भूगर्भीय हलचलों का परिणाम है। प्रोफेसर उपाध्याय ने बताया कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में 10 से 20 किलोमीटर गहराई में हलचल हो रही है। जमीन के नीचे वाइड जोन बन जाने के कारण लैंड स्लाइड की बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। इसलिए सबसे ज्यादा भूकंप की घटनाएं हिमालय क्षेत्र के लगे चमोली, उत्तरकाशी, नेपाल, हिमाचल, कांगड़ा में हुई है। नैनीताल के बलिया नाला क्षेत्र की स्थिति भी जोशीमठ की तरह बन चुकी है। भाईजान ने बताया कि छोटे से कस्बे से धार्मिक पर्यटन का केंद्र बने जोशीमठ में वर्ष 1971 में भी भूस्खलन घटनाएं हुई थी। इस दौरान सरकार ने मिश्रा कमेटी का गठन कर क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन कराया था, लेकिन इसके बाद प्रशासन और सरकारों ने मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। अब इस नगर को खाली कराए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जरूरतमंद युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना लागू की गई। योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मदद कर रोजगार देना है, लेकिन स्वरोजगार अपना करने का सपना देखने वाले युवाओं को इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। उद्योग लगाने के मनसूबा युवाओं ने जिला उद्योग केंद्र में आवेदन तो खूब किए, लेकिन इसका फायदा गिने चुने लोगों को मिला। राज्य में 1 लाख से 5 लाख तक के छोटे कर्ज मिलना भी मुश्किल हो रहा है। जिला उद्योग केंद्र के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2018 से दिसंबर 2022 तक उत्तराखंड में 24,018 युवाओं ने योजना के तहत आवेदन किया। इनमें से केवल 8,969 लोगों को ही लोन की मदद मिल सके। इस कारण 15,049 युवाओं का सपना रोजगार करने का सपना अधूरा रह गया। राज्य में क्षेत्र सत्र के 1360 युवाओं के आवेदन पर कार्रवाई होना अभी बाकी है। करीब 70% युवाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आवेदन करने के लिए जिला उद्योग केंद्र को कर्ज देने के लिए फाइल भेजता है। बैंक के नियमों के अनुसार युवाओं के परिवार और उनके आय का ब्यौरा जांचा जाता है, जिसके लिए अलग अलग स्तर पर नंबर दिए जाते हैं। नियमानुसार इसमें 600 से अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। राज्य में अधिकांश युवा आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने के कारण इस बाधा को पार नहीं कर पा रहे हैं। जोशीमठ में विस्तारों को 4 स्थानों पर जीएसआई की मुहर लगी है। जोशीमठ के भूदशा और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के पुनर्वास के लिए जीएसआई ने 4 स्थानों को उपयुक्त पाया, जिनमें से पीपलकोटी, ढाक, कोटीबाग, एचआईडीआई शामिल है। भूगर्भीय सर्वेक्षण के बाद जीएसआई ने सरकार को अपनी सिफारिश सौंप दिया। दूसरी तरफ रुड़की आईआईटी से रूखीमठ कर्णप्रयाग का अध्ययन भी कराया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने आईआईटी को 24 लाख रुपए दिए हैं। आपदा प्रबंधन पुनर्वास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ में नगर पालिका क्षेत्र में 4 वार्ड को आपदाग्रस्त श्रेणी में रखा गया। प्रभावित लोगों को दूसरे स्थान पर विस्थापित करने के लिए जीएसआई को कुछ स्थानों
को भूगर्भीय सर्वेक्षण करने को कहा गया था। जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जीएसआई ने 4 स्थानों को उपयुक्त पाया है। पत्रकारों से बातचीत में आपदा सचिव प्रबंधन ने कहा कि हल्द्वानी के बलिया नाले के ट्रीटमेंट में विदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को लेकर वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट आने के बाद इस संदर्भ में कोई निर्णय लिया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि प्रभावितों के रहने के लिए विभिन्न होटल आदि में कक्ष दिए गए हैं। उनके लिए उन्हें वास्तविक किराए अधिकतम 950 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। राहत कैंप पर रहने वाले जो लोग स्वयं भोजन बनाने के इच्छुक हैं प्रति व्यक्ति 450 रुपये मिलेंगे। और डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि किराएदार और अवैध कब्जा धारकों को भी सामान शिफ्ट कराने के लिए 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों से लगे क्षेत्रों में इस बार ड्राई कोल्ड की मार पेड़ पौधों पर पड़ रहे हैं। यहाँ पेड़ पौधों में जड़ों में पहली बार रेजिन प्रक्रिया देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का पारस्परिक जानकार जलवायु परिवर्तन को इसका प्रमुख कारण मान रहे हैं। समुद्र सतह से 7,500 फीट से 9,000 फीट तक ऊंचाई वाले कई स्थानों में इस बार एक बर्फबारी भी नहीं हुई है। ऐसे में कम पानी की वजह से वाष्पीकरण से बचने के लिए पेड़ पौधों में अस्तित्व के लिए रेजिन की स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुनस्यारी के बलाती, बेटुलीधार, खलिया, राड़ीमैन, सिंह टॉप, धारतीधार, ठामरी कुंड आदि के लिए वनों में क्षेत्र के लोग प्रकृति के इस बदलाव में हैरत में। उधर कुमाऊं विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ प्रोफेसर ललित तिवारी ने बताया कि जल संकट से स्वयं को बचाने के लिए आमतौर पर थुनेर, खरसू, तिमसू और बांस के पौधों में रेजिन प्रक्रिया गर्मियों में होती थी।